प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने प्रतिचयन, उनके सैद्धांतिक मेथड्स के बारे में बात करी। आज के वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ सैम्पलिंग यानी कि प्रतिचयन या निर्देशन विधियों के विषय में बात करेंगे। सामान्यतः एक समग्र या समष्टि में से प्रतिनिधि, प्रतिदर्श या न्यायादर्शों का चयन करने की विधियां या विभिन्न निर्देशन योजनाओं को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला, यादृच्छिक प्रतिचयन या प्रायिकता प्रतिचयन। दूसरा, गैर यादृच्छिक प्रतिचयन या गैर प्रायिकता प्रतिचयन। यादृच्छिक या प्रायिकता प्रतिचयन में क्या होता है कि चयन की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ या यादृच्छिक होती है। सैंपलिंग देव में होती है, रैंडमली होती है। न्यायादर्शों के चयन का व्यक्तिगत अभिनति या पक्षपात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यादृच्छिक शब्द का अर्थ देव या संयोग या समप्रायिकता पर आधारित चयन प्रक्रिया से लिया जा सकता है, अर्थात यादृच्छिक प्रतिचयन पर प्रायिकता नियम लागू किए जा सकते हैं तथा प्रतिदर्श के प्रतिनिधि रूप में सांख्यिकी मूल्यांकन की सहायता से प्रतिदर्श के आधार पर समग्र के अभिलक्षणों का अनभिनित आकलन किया जा सकता है। दूसरा है गैर यादृच्छिक या गैर प्रायिकता प्रतिचयन। इस विधि में न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया देव आधार पर न होकर पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ या पक्षपातपूर्ण होती है तथा इसी कारण गैर यादृच्छिक रूप में चयनित न्यायाधीश समष्टि या समग्र के अभिलक्षण या यथेष्ट रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते तथा चयन प्रक्रिया के प्रतिचयन विचारशील होता है। तो विद्यार्थियों, थियोटिकल में हम लोग जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं, इसको यदि हम व्यवहारिकता में देखें तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो यादृच्छिक प्रायिकता है वो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ या होती है, जबकि गैर यादृच्छिक जो होती है वो आपकी दैवाधार पर ना होकर पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ होती है। तो यानी कि यादृच्छिक पक्षपातपूर्ण नहीं होती, जबकि यादृच्छिक जो गैर यादृच्छिक या गैर प्रायिकता प्रतिचयन है वो पक्षपातपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उसमें वो मानवीय जो प्रभाव है वो हम उसको देखते हैं। तो यादृच्छिक प्रतिचयन विधियां को हम कई रूपों में देखते हैं। जैसे पहला है देव अथवा आकस्मिक प्रतिचयन, रैंडम और चांस सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि का चयन किसी व्यक्ति की इच्छा से ना होकर देव अथवा अवसर, चांस के आधार पर किया जाता है। और इस विधि में की दो विशेषताएं होती हैं। समग्र की प्रत्येक इकाई का चुने जाने की समान संभावना रहती है तथा चयन इकाइयों का चुनाव संभावना के नियमों पर आधारित होता है। बात समझ में आई मेरी? क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक इकाई के चुनने का समग्र समान संभावना होती है और चयनित इकाइयों का चुनाव संभावना के नियम, द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या चांस के आधार पर होता है। दूसरा, किसी एक इकाई का चुनाव या चयन दूसरी इकाई के चयन को प्रभावित नहीं करता। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी एक इकाई का चुनाव या चयन दूसरी इकाई के चयन को प्रभावित नहीं करता। अतः क्या होता है कि देव प्रतिदर्श वह है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को हम सम्मिलित कर सकते हैं या सम्मिलित करते हैं। दूसरे शब्दों में, देव प्रतिचयन विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना होती है। अतः इसे अनभिनत न्यायादर्श, अनबेस्ड सैंपल भी कहते हैं। देव प्रतिचयन चुनने के निम्न साधन या ढंग हम देख सकते हैं। जैसे देव संख्याओं की सारणियों द्वारा बाय द टेबल्स ऑफ द रैंडम नंबर्स। इसमें हम क्या करते हैं, कई सारणियों को गणितीय विश्लेषण के आधार पर बनी हुई मिलती है, जिसमें जैसे टिपेट है, प्रसिद्ध सांख्यिकी टिपेट या फिशर की है, येट्स की है, कैंडल की है। इसमें जैसे एक समझें आप, जैसे 100 गाँव में से 10 गाँव का हमें चुनाव करना है। सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक सभी गाँवों को किसी न किसी विशेषता के आधार पर या क्रम के आधार पर हम क्रमबद्ध करेंगे। जैसे
हमें प्रत्येक गांव की गेहूं की फसल के विषय में बातें करनी, तो एक गेहूं क्या होगी, उस गांव एक विशेषता होगी। उस विशेषता का आधार पर हम उसमें से सारणी बनाएंगे खड़ी या टीढ़ी करके, और 10 संख्याएं छांट ली जाएगी। जो 100 से अधिक ना हो और 10 गांव जिसमें चयनित क्रम संख्या वाले हों, उनको हम उस रूप में देख सकते हैं। दूसरा होती है आपकी लॉटरी विधि। इस विधि में सभी पदों के लिए अलग अलग संख्या या चिन्ह निश्चित कर लेते हैं तथा इन सबको किसी ड्रम या डब्बे में रखकर उसे हाथ या किसी यंत्र से घुमा लेते हैं और उसमें से बिना किसी सोच विचार के किसी गैर या वांछित इकाइयों निकलवा लेते हैं। या ऐसे पर्ची डाल दी, हम घर में करते हैं ना, पर्ची डालकर, और उसमें कभी इसको चुन ले से कोई सी, तो जो पर्ची चुनेगा वो हमारी देव प्रतिदर्श कहलाएगा। तीसरा, अनुक्रमिक सूची या निश्चित क्रम द्वारा द बाय सीक्वेंस लिस्ट ऑफ द सिस्टमेटिक, यानी कि हम उसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करें। उसके आधार पर इस विधि में समग्र में शामिल हो सभी इकाइयों का संख्यात्मक या भौगोलिक या वर्णनात्मक आधार पर क्रमबद्ध करके उनमें सुविधानुसार आवश्यक संख्या या बराबर अंतर वाली क्रम संख्या किसी भी तरह चयनित करके उनको प्रतिदर्श या न्यायदर्श के रूप में चुन लिया जाता है। जैसे ऐसे समझिए हम उस चीज़ को, जैसे 80 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थियों को चयन करना है, तो पहला विद्यार्थी 10 क्रम वाला और दूसरा 20 है, इस प्रकार से तीसरा 30 और चौथा 40, पाँचवा छठा, इस प्रकार से वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो जाएगा। इसे हम सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग या व्यवस्थित देव प्रतिचयन कहते हैं। तो पहला जो विधि थी जिसको हम देव या अथवा आकस्मिक प्रतिचयन कहते हैं, दूसरी विधि को हम कहते हैं स्तरित देव प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इस विधि में देव प्रतिचयन इसमें हम प्रतिचयन तथा देव प्रतिचयन दोनों का सम्मिश्रण है, यानी कि सविचार हम उसको देखते हैं। इसलिए जब समग्र की इकाइयाँ विजातीय या अलग गुणों की हों तो पहले समग्र को उसकी विशेषताओं के आधार पर सविचार प्रतिचयन द्वारा सजातीय खंडों या वर्गों या स्तरों में विभाजित कर देते हैं। बात समझ में मेरी? मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह विधि सविचार प्रतिचयन तथा देव प्रतिचयन दोनों का सम्मिश्रण है। उदाहरण जैसे ऐसे आप समझें कि 500 श्रमिकों के समूह को एक समग्र मान लिया, जिसमें 500 श्रमिकों में से 100 श्रमिक कुशल और 2 श्रमिक अर्धकुशल हैं। दोनों इसमें आप देख रहे हो कि विभाजित, इसमें जो सजातीयता नहीं है, अलग अलग स्थिति है, तब हम मिली। अतः देव प्रतिचयन प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी में से संख्या के अनुपात में श्रमिक चुन लिए जाएंगे। जैसे 20% चयन के आधार पर प्रथम वर्ग में और 20 द्वितीय वर्ग में 40 तृतीय और 40 श्रमिक चुने जाएंगे। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययनों में इस विधि का प्रयोग अधिक उचित माना जा सकता है, विशेषकर भूमि उपयोग विश्लेषण में, लैंड यूज एनालिसिस में इसका विशेष प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले 1955 में वुड ने इस विधि का यूएसए में इसका प्रयोग किया। तीसरी विधि जिसे हम व्यवस्थित या स्तरित या क्रमिक प्रतिचयन कहते हैं, रेगुलर या स्ट्रेटिफाइड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इस विधि में प्रतिदर्श का चयन व्यवस्थित प्रक्रिया से किया जाता है तथा इस विधि में अध्ययन क्षेत्र को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर समान इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है। जैसे पंक्तिबद्ध कर लिया हमने इसको, या अपंक्तिबद्ध हमने इसको कर लिया। चौथा है बहुस्तरीय देव प्रतिचयन, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। इस विधि में जब समग्र का विस्तार अधिक या बड़े क्षेत्र में होता है तो इस विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। बड़े क्षेत्र के लिए मोस्टली हम मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि में अलग अलग स्तरों पर कई बार देव प्रतिदर्श तथा द्वारा इकाई चुनी जाती है। उदाहरण जैसे एक एग्जाम्पल हम बात करें कि राजस्थान में सरसों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन का अध्ययन करना है, तो आप देखोगे अलवर में सरसों की पैदावार खूब होती है। तो इसके लिए प्रथम स्तर पर हम देव प्रतिचयन द्वारा कुछ जिलों को चुनेंगे,
तृतीय स्तर पर जिलों में से देव प्रतिनिधि द्वारा कुछ तहसीलों को चुनेंगे और 30 स्तर पर पंचायत। यानी कि जैसे अलवर हमने चुन लिया, अब अलवर में पूरा अलवर ले लिया, अलवर के बाद हमने तहसील ले, तहसील के बाद हमने ग्राम पंचायत ले ली, और उन ग्राम इस प्रकार से उनको कई लेयरों में, कई स्टेजेस में हमने उसको डिवाइड कर दिया, और उस आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त करेगा उसको हम बहुस्तरीय देव प्रतिचयन के आधार पर हम इसका विभाजन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने प्रतिचयन या निर्देशन विधियों के विषय में बात करी। अगले वीडियो में सांख्यिकी के हम और विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।